हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमने चैप्टर करा था पार्ट्स के अंदर, उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट हो रहे हैं और हमारे वो करेक्ट हैं या नहीं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो पहले बच्चों जैसी चीज़ें चलती थी मैच द फॉलोइंग में, कि किस तरीके से जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दीवानी, टाइगर ऑफ मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चन्मा एंड सिपाही, इनका आप मैच करेंगे। ठीक है, तो सिपाही का तो सबसे पहले आप सिपॉय बोलेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो सिपॉय वर्ड यूज़ करते थे, जबकि हिंदी वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, सिपाही। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर को टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। दीवानी, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जब लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो राइट था वो किस में हमारा कंसीडर किया जाता है, दीवानी में। टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत कहा जाता था। रानी चन्मा, लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटोर एंड सिपॉय, सिपाही। तो ये आपके आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ, कहाँ के थे, मैसूर के थे। हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर के थे। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डलहौजी था वो इम्प्लीमेंटेड कैसे, किस पे हुआ, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया। जो मराठा किंगडम था, जो राज्य था, वो लोकेट हुआ कहाँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो मराठा थे वो महाराष्ट्र एरिया में जो उनका किंगडम था वो बिगिनिंग हुआ था। आगे देखिए, ट्रू एंड फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। मुगल एम्पायर जो था वो 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हुआ था, नहीं, फॉल्स है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यूरोपियन वॉज द ओनली यूरोपियन कंट्री। ये ऐसी यूरोपियन कंट्री थी, कोई कंपनी थी नहीं ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश थी। ठीक है, फॉल्स है। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के रूलर थे, ये ट्रू है। महाराजा रंजीत सिंह जी पंजाब के शासक थे। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड, ये भी फॉल्स है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। इसमें क्या था, क्वेश्चन ये कहता है कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया था इंडिया में। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने क्या देखा, उन्होंने एक ऐसी लैंड फाइंड की, ऐसी लैंड ढूंढी या दिखी उन्हें जहाँ जो गुड्स थी वो गुड्स को चीप रेट पर ख़रीद सकते थे और कैरी दैम बैक टू यूरोप, और अपने यूरोप में लेकर जाकर उसे हाई प्राइस पर सेल कर सकते थे। मोरओवर द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ मेजर मार्केट इन यूरोप। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया से अच्छी कॉटन, बढ़िया क्वालिटी की कॉटन और सिल्क जो थी वो प्रोड्यूस होने लगी और यूरोप के मार्केट में जाकर, मेजर मार्केट में जाकर सेल होने लगी। पेपर, ठीक है, काली मिर्च जो थी, मिर्च, पेपर, मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कैर्डमम एंड सिनामम,
जो थी इलायची और दालचीनी, ये जो थी ये इनकी भी ग्रेट डिमांड होने लगी। दैट्स वाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। इसलिए जो यूरोपियन जो कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रही थी। इससे रिलेटेड हमने यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स भी देखा था, जहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी। सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही ऐसी कंपनी थी क्या जो इंडिया की तरफ अपने बिजनेस को अट्रैक्ट कर रही थी? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो इंडिया में की तरफ आकर्षित हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। ये क्वेश्चन हमारा 4th इसे कंप्लीट करता है। ठीक है, इस चीज़ को कहता है, इस चीज़ को प्रूव करता है कि फॉल्स आएगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, और भी कंपनीज अट्रैक्ट हो रही थी। आगे देखिए, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सा एरिया के लेकर कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद उत्पन्न हो रहा था? देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री फ्रॉम मुगल एम्परर, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो मुगल एम्परर से ड्यूटी फ्री, ट्रेड ड्यूटी फ्री उसका राइट लेना चाहती थी। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who used to do private trade refused to pay the taxes as well, they were expected to pay the duty। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करके टैक्स को पे नहीं करना चाहते थे, टैक्स को रिफ्यूज़ करना चाहते थे। और इससे क्या हो रहा था? बंगाल को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। Second point, the East India Company started to fortify its settlements. Nawab of Bengal asked them to stop fortification, which lead to conflict between them. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस फोर्टिफाई की सेटलमेंट्स स्टार्ट करना चाहती थी, अपनी सेटलमेंट को मजबूती देना चाहती थी, फोर्टिफाई मजबूती देना चाहती थी। बट जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोकना चाहा, उनकी मजबूती को रोकना चाहा। इसी वजह से मतभेद उत्पन्न होने लगे, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी। इट ऑल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. It lead to conflict between them. अब क्या होता है कि जो नवाब होते हैं, नवाब कंपनी की कंसेशन को ग्रांट नहीं देते, उसको मंजूरी नहीं देते हैं। इट ऑल्सो डिमांडेड, और जो कंपनी के लिए लार्ज ट्रिब्यूट्स की डिमांड की जाती है, या जो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए राइट देना होता है, उसको डिनाई करते हैं, उसके राइट को डिनाई करते हैं, मिंट कॉइन्स को डिनाई करते हैं। और जो मजबूती है उनकी एक्सटेंड होने की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर फंसाना चाहती थी, उसको रोकना चाहते हैं, और इसी वजह से मतभेद उत्पन्न होते हैं। द कंपनी वॉज डिप्राइविंग बंगाल फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और कंपनी जो है बंगाल का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो क्या कर रही थी? डिप्राइव कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। वॉज द अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे। वो ना तो टैक्सेस पे कर रही थी और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिख रही थी, ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब और हिज ऑफिशियल्स। नवाब और उसके ऑफिशियल्स को ताड़ित करने के लिए। इट ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ। और ये भी कारण जो बना, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न होने के लिए बना। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी बेनिफिट क्या था, उसके अजम्पशन बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बेनिफिट्स थे। देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, उनको दीवानी राइट्स मिले, ठीक है, ऑफ बंगाल इन 1765, बंगाल से 1765 में। इट अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल फॉर इट एडवांटेजेस। अब क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतनी ज़्यादा चालाक थी कि उसने जो बंगाल के जो
बंगाल के जो नवाब थे उनसे दीवानी राइट्स लिए 1765 में, और इससे क्या हुआ कि कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि जो बंगाल जो रिवेन्यू रिसोर्सेज थे, बंगाल के रिवेन्यू रिसोर्सेज थे, उसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपनीज ट्रेड विद इंडिया एक्सपैंडेड। जो कंपनी का जो ट्रेड था, व्यापार था, इंडिया के साथ बढ़ता चला गया। बट इट वॉज फोर्स्ड टू बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स विद गोल्ड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, और फोर्स किया गया कि जो इंडियन गुड्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर जो हैं ब्रिटेन से इम्पोर्ट किए जाएं, ठीक है। इट वॉज सो बिकॉज दे हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, और क्योंकि दे हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, इंडिया में कुछ भी सेल ना करें, ठीक है, सारा का सारा ब्रिटेन में सेल करें। बट रिवेन्यू ऑफ बंगाल लीड टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी एक्सपेंस, और जो बंगाल के रेवेन्यू था, ठीक है, बट जो बंगाल का रेवेन्यू था वो कंपनी एक्सपेंस नहीं पे करेगी, ठीक है। कंपनी का एक्सपेंसेस वो एक तरीके से कंपनी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। आगे देखिए, रेवेन्यू ऑफ बंगाल कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स। जो बंगाल का रेवेन्यू था वो कुड बी यूज्ड, कैसे यूज हो सकता था, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को परचेज करके, इंडिया में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को परचेज करके हो सकता था। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा, और इससे क्या हो रहा था कि कैलकाटा के अंदर फोर्ट और अपने ऑफिसेज, अपनी बिल्डिंग्स वगैरह, उसका खर्चा निकाला जा रहा था, ठीक है, और वो बनाया जा रहा था। आगे देखिए, द कंपनी स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन इंडिया। जो कंपनी की स्ट्रेंथन थी वो इंडिया के अंदर मजबूत होती जा रही थी विद द दीवानी राइट्स एंड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दीवानी राइट्स के साथ दे कॉन्कर्ड होल ऑफ इंडिया, और वो पूरे इंडिया के अंदर अपनी पैर फंसाते जा रहे थे, पूरे इंडिया के अंदर अपना राज जमाते जा रहे थे। आगे देखिए, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सप्लेन करें। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 AD। जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। ही वॉन्टेड टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने सबसे पहले, लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। एंड टू मेक द कंपनी वेरी पावरफुल was possible only if all the native rulers and नवाब्स were made powerless। और वो ये सोचते था लॉर्ड वेलेस्ली कि कंपनी के अंदर, कंपनी तभी पावरफुल बन सकती है, इंडिया के अंदर ब्रिटिश अपना एम्पायर तभी स्थापित कर सकते हैं जब वहाँ के रूलर्स, इंडिया के रूलर्स, नवाब्स जो हैं वो पावरलेस बन जाएं। He took advantage of the subsidiary alliance system and brought many native rulers under the British control। और उसने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेकर आया जिससे उसने नवाबों की, रूलर्स की जो सारी पावर थी वो ब्रिटिश के पास आ गई, जो ब्रिटिश कंट्रोल कर सकते थे। टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वर मेड बिटवीन द कंपनी एंड द नेटिव रूलर्स। जो सब्सिडरी अलायंस थे वो किस किस के बीच में थे, कंपनी और नेटिव रूलर्स के बीच में। द कंपनी प्रॉमिस्ड टू गिव मिलिट्री हेल्प टू द रूलर्स हु एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस विद इट इन केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, जो कंपनी थी उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो रूलर्स को मिलिट्री हेल्प देगी जो सब्सिडरी अलायंस में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन से। इन लिeu ऑफ इट द लोकल रूलर हैड टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग टर्म्स। लोकल रूलर्स ने क्या एक्सेप्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, ही हैड टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी, ही वॉज नॉट अलाउड टू मेक वॉर फॉर और ट्रीटी विद एनी लोकल रूलर विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट की सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी। ही वॉज नॉट अलाउड टू मेक वार, उन्होंने वार अलाउड नहीं किया, ठीक है, युद्ध अलाउड नहीं किया, और ट्रीटी विद एनी लोकल रूलर विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट, ही हैड टू कीप अ बटालियन ऑफ इंग्लिश आर्मी इन हिज स्टेट फॉर हिज सेफ्टी। वो क्या चाहते थे, वो अपने पास एक इंग्लिश आर्मी की बटालियन रखना चाहते थे सेफ्टी के लिए। एंड ही हैड टू पे इट्स एक्सपेंसेस टू द ब्रिटिश, और उसका पे कौन करे, ब्रिटिश पे करे। और नेक्स्ट है, ही हैड टू कीप एन इंग्लिश रेजिडेंट एट हिज कोर्ट, और वो क्या चाहते थे, कोर्ट के पास इंग्लिश रेजिडेंट चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए, इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्वेश्चन ये कहता है कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन रूलर्स से कैसे डिफरेंट था, ये बताना है आपने। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, होल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री प्रेसिडेंसीज में जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बटा हुआ था। एक था बंगाल में, दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बॉम्बे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और सभी को, हर एक को कौन रूल करता था, गवर्नर। एंड द टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी था एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी का टॉप मोस्ट पर्सन वो गवर्नर जनरल था, वही इसे हेल्ड करता था। सेकेंड पॉइंट, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इंट्रोड्यूस 1772। 1772 के अंदर एक नया जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड द सिविल कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल और एक सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट प्रिसाइड करेगा यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, मतलब जो सिविल कोर्ट है वो किसके थ्रू प्रिसाइड किया जाएगा, वो किसके थ्रू चलाया जाएगा, वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू चलाया जाएगा। और जो क्रिमिनल कोर्ट है वो किसके अंडर रहेगा, काजी और मुफ्ती के, बट देवर अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। वो कलेक्टर्स के नज़र में होगा, बट काजी और मुफ्ती उन्हें हैंडल करेंगे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश। एक सुप्रीम कोर्ट जो था वो एस्टैब्लिश किया गया, कब, 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अ कोर्ट ऑफ अपील वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा, और ये कोर्ट कहाँ रखा गया, कैलकटा में इसका सेटअप किया गया। डिस्ट्रिक्ट वॉज अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर whose main job was to collect revenue, taxes and to maintain law and order in his district with the help of judges. डिस्ट्रिक्ट जो था वो कलेक्टर, सुपरविज़न ऑफ कलेक्टर के सुपरविज़न में डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो कलेक्टर था उसका मेन काम क्या था, ठीक है, उसका मेन काम रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना अपने एरिया में, ठीक है, किसकी हेल्प से, जजेस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑल द गिवन फीचर्स वर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूलर्स बिकॉज ऑल दीज फीचर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। ये इंडियन रूलर से डिफरेंट थे, क्यों, क्योंकि ये सारे रूल्स जो थे ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे। आगे देखिए डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी, ठीक है, क्या चेंजेस हुए कंपनी की आर्मी में। देखिए, इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। सोल्जर्स वर गिवन ट्रेनिंग इन यूरोपियन स्टाइल। जो सोल्जर्स थे उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, यूरोपियन स्टाइल में। ड्रिल एंड डिसिप्लिन वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट दियर लाइफ। अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए ड्रिल, डिसिप्लिन, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई। इन 18th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटेड पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटेड
ईस्ट इंडिया कंपनी में पीजेंट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटेड पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी, उन्होंने अपने पीजेंट्स को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। दिस वाज नोन एज द सेपॉय आर्मी, और इसको सेपॉय आर्मी के नाम से जाना जाता है। 10th और 11th क्वेश्चन आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो हमने 9th क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके 1 to 9। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। हम लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसको देखने के लिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं, और वहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आज डाले हैं, आज इसकी वीडियो बनाई है, तो आप इसकी वीडियोस, इसके चैप्टर्स की वीडियोस पार्ट में हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ आ सके। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 9th 10th की भी वीडियोस आप देखते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।